भारतीय काव्य शास्त्र के आज हम वन लाइनर तौर पर या फिर पूरा कंटेंट देखने वाले हैं। जहाँ से बाहर तो आपका क्वेश्चन क्या ही जाएगा। तो बहुत उम्मीद करती हूँ मैं आपको ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। सभी परीक्षाओं के लिए यूजीसी नेट की खासकर हम क्रैश कोर्स की तैयारी हमारी चल रही है और उसमें हम ये सब पढ़ने जा रहे हैं। तो भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य शास्त्र का अर्थ, उद्देश्य और प्रयोजन सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए। संस्कृत काव्य शास्त्र के लिए प्रारंभ में काव्य अलंकार यानी कि काव्य अलंकार शब्द का प्रयोग अधिक प्रचलित था। पहले संस्कृत काव्य शास्त्र के लिए काव्य अलंकार शब्द का प्रयोग किया जाता था, काव्य शास्त्र का नहीं किया जाता था, ये थोड़ा ध्यान देना। लेकिन 11वीं शताब्दी में भोजराज ने एक ग्रंथ लिखा था अपना सरस्वती कंठाभरण और इसमें सबसे पहले इन्होंने काव्य शास्त्र शब्द का प्रयोग किया है। जैसे ही आपने पढ़ा था छायावाद शब्द का प्रयोग किसने किया है, प्रगतिवाद का प्रयोग किसने किया, तो वैसे ही काव्य शास्त्र का जो प्रयोग है वो सबसे पहले यहाँ पर भोजराज के द्वारा किया गया है। काव्य का संबंध शब्द और अर्थ से है। भरत मुनि के अनुसार अर्थ क्रियोपेतम काव्यम, ठीक है, ये भरत मुनि के अनुसार अर्थ क्रियोपेतम काव्यम कहा गया है, अर्थात उन्होंने कहा है कि अर्थ क्रिया से युक्त काव्य है। भरत मुनि ने जो स्थान क्रिया को दिया है वही स्थान भामा ने शब्द को दिया है और उन्होंने कहा है कि शब्दार्थो सहितौ काव्यम, ठीक है। भरत मुनि ने जो स्थान किसको दिया है, क्रिया को दिया है, वही स्थान भामा ने शब्द को दिया है। ये आपको याद रखना है, शब्द की ये परिभाषा है जो कि भामा जी के द्वारा दी गई है। भामा ने कवि एवं पाठक की चर्चा करते हुए कवि के लिए अनिवार्य प्रयोजन बताते हुए ये कहा है, धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैच वन्य कलासु च करोति कीर्ति च साधु काव्य निवेशनम, ठीक है। ये एक पंक्ति बहुत बार पूछी जाती है, सभी पंक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं काव्य शास्त्र की और ये पूछी जाती है कि भामा ने कवि और पाठक की चर्चा करते हुए ये जो पंक्ति है वो कही है। आगे दंडी ने काव्य रचना के दो प्रयोजन बताए हैं, ज्ञान की प्राप्ति और यश की प्राप्ति, ठीक है। काव्य रचना से दो प्रयोजन यानी कि दो लाभ हमें होते हैं, तो ज्ञान की प्राप्ति होती है और एक यश मिलता है। आगे वामन ने कर्ता की दृष्टि से काव्य प्रयोजन पर प्रकाश डाला है। इन्होंने दृष्ट और अदृष्ट रूप में काव्य के दो प्रयोजन बताए हैं, प्रीति या आनंद की प्राप्ति हेतु और कवि को कीर्ति प्राप्त करना, ठीक है। ये दोनों क्या हैं, दो प्रयोजन है काव्य के वामन के अनुसार। रुद्रट ने यश को अधिक महत्व दिया है और इन्होंने कहा है कि साथ ही अनर्थ का नाश और अर्थ की प्राप्ति को भी काव्य प्रयोजन ही मानते हैं, है ना। काव्य से क्या फायदा होता है, काव्य रचना से तो अनर्थ का नाश होता है और अर्थ की प्राप्ति होती है, ये आपके द्वारा कहा गया है रुद्रट के द्वारा। आनंदवर्धन ने आनंद को काव्य का प्रयोजन माना और अभिनव गुप्त, इनके अलावा अभिनव गुप्त और कुंतक ने भी आनंद को क्या माना है, काव्य का प्रयोजन माना है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, आनंदवर्धन ने आनंद को, तो अभिनव गुप्त और कुंतक ने भी आनंद को माना है। मम्मट ने काव्यम यश से अर्थ कृते व्यवहार विदे सेवेतर प्रक्षते, ठीक है। ये सद परिनिर्वते कांता संमित्यो परदे परदेश भुजे, ठीक है। ये जो पंक्ति है ये मम्मट के द्वारा कही गई है काव्य के लिए, ठीक है। काव्य की रचना का जो अर्थ है, प्रयोजन है, ये बताया है किसने, मम्मट ने बताया। ये पंक्ति सभी बहुत ज्यादा उपयोगी रहती हैं, तो पंक्तियों को तो आपको भूलना ही नहीं है, एक जगह कहीं पर लिख लेना। इन्होंने 6 प्रयोजन माने हैं, किसने, मम्मट ने 6 प्रयोजन माने हैं काव्य के और ये 6 प्रयोजन कौन से हैं, यश की प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति, व्यवहार की शिक्षा पर, जीवन के शिव पक्ष की रचना, सत्यम शिवम सुंदरम, आनंद की प्राप्ति और कांता सम्मति उपदेश यानी कि मृदु उपदेश देने वाला। आगे विभिन्न विद्वानों की परिभाषा क्या है, वो कहती है यहाँ पर, तुलसीदास ने यहाँ पर सबसे पहले कहा है, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथा भाषा निर्बध मति मंजुल मात नोती, ठीक है। ये इन्होंने पंक्ति है जो यहाँ पर कही है। आगे ये कहते हैं कि लोक मंगल और आनंद को इन्होंने क्या माना है, तुलसीदास ने काव्य प्रयोजन माना है, ठीक है। काव्य का प्रयोजन यानी कि काव्य लिखने का जो उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए, हमें लोक मंगल यानी कि समाज के कल्याण की भलाई उससे जरूर होनी चाहिए और आनंद भी मिलना चाहिए। देव देव क्या परिभाषा देते हैं, तो ऊंच नीच अरु करम बस जलो जात संसार रहत भावे भागवंत जस नावे नव्य काव्य सुखसार, ठीक है। ये देव ने परिभाषा दी है काव्य की। आगे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं, काव्य के मनोरंजन भी हो और ज्ञान की प्राप्ति भी होनी चाहिए, ठीक है। काव्य से मनोरंजन भी होना चाहिए और ज्ञान की प्राप्ति भी होना चाहिए, केवल और केवल मनोरंजक परक रचनाएं भी नहीं होनी चाहिए।
है ना? दोनों ही चीज़ों की प्राप्ति यहाँ पर मिलनी चाहिए। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि श्रेष्ठ ज्ञान हो, है ना? मानव जो काव्य रचना करते हैं, काव्य रचना से श्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति भी हो और मानव जगत का कल्याण भी होना चाहिए। जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि काव्य से 2 तरह के लाभ संसार को पहुँचते हैं। एक तो मनोरंजन होता है और दूसरा शिक्षा भी मिलती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि ये पाठकों के कल्याण की बात करते हैं, ठीक है? हजारी प्रसाद द्विवेदी काव्य रचना के द्वारा क्या करते हैं? पाठकों के कल्याण की बात करते हैं। डॉक्टर नगेंद्र का कहना है कि आत्म अभिव्यक्ति वह मूल तत्व है जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार बनता है या होता है, ठीक है? आत्म अभिव्यक्ति वो मूल तत्व होता है, यानी कि जो जो साहित्यकार या कवि या लेखक जो होते हैं ना, उनके अंदर क्या होना चाहिए? वो अपनी आत्मा की अभिव्यक्ति करते हैं, जो चीज़ वो अनुभव करते हैं, जो दुनिया में देखते हैं, उन समय उनका मेन जो रोल होता है ना साहित्य लिखने के लिए वो होता है आत्म अभिव्यक्ति, ठीक है? आत्म अभिव्यक्ति यानी कि उनकी आत्मा की बातें होती हैं। नंद दुलारे वाजपेयी वह रचना काव्य नहीं है जिसमें वास्तविक अनुभूति नहीं हो, ये नंद दुलारे वाजपेयी जी का कहना है। अगला है आगे यहाँ पर पाश्चात्य विद्वान काव्य की क्या परिभाषा देते हैं? तो प्लेटो का कथन है कि आंतरिक उदात्त भाव और सौंदर्य को उद्घाटित करना ही काव्य प्रयोजन है। ड्राइडेन का कहना है कि काव्य का प्रयोजन मधुर रीति से शिक्षा देना है। वुडवर्थ का कहना है कि काव्य का लक्ष्य है सत्य और सौंदर्य के कारण आनंद प्रदान करना। डॉक्टर सेले का एक कथन मिलता है काव्य जीवन का प्रतिबिंब कहते हैं, प्रतिबिंब यानी कि परछाई, ठीक है? काव्य जीवन का क्या है? प्रतिबिंब है। ये किसने कहा है? तो डॉक्टर सेले ने कहा है। आगे हम देखेंगे यहाँ पर अब रस निष्पत्ति। रस निष्पत्ति का अर्थ होता है उपभोग करना, किसी चीज का उपभोग करना यानी कि उसका प्रयोग करना या कंज्यूम करना। सबसे पहले भरत मुनि का नाम आता है। विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति, ठीक है? ये संयोग प्लस निष्पत्ति कहते हैं। इसका अर्थ है इसमें 11 व्याख्याकार आते हैं, ठीक है? संयोग प्लस निष्पत्ति इसका अर्थ है विभाव अनुभाव, ये वैसे मैं पढ़ा चुकी हूँ फिर भी इसका मतलब आप समझ लेना। विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के द्वारा क्या होता है? इन सबके संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, ये भरत मुनि ने कहा है। और इसमें 11 व्याख्याकार आते हैं, है ना? 11 लिखा हुआ है, ये यहाँ पर ध्यान देना। इसमें 11 व्याख्याकार आते हैं जिन्होंने रस की व्याख्या की है, जिनमें से 4 व्याख्याकार प्रमुख माने गए हैं और ये चारों आपको याद रखने हैं। बार-बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इनमें से कौन से रस के व्याख्याकार नहीं हैं। तो भट्ट लोलट इनका कोई ग्रंथ नहीं मिला है और भट्ट नायक, आचार्य शंकुक और अभिनवगुप्त, ये 4 व्याख्याकार हैं जो कि रस के हैं। मम्मट की रचना काव्य प्रकाश से इन तीनों का पता चलता है, ठीक है? मम्मट की जो रचना है काव्य प्रकाश, उससे पता चलता है इन तीनों का कि इनके बारे में मतलब पता चलता है, सारी चीजें उन्होंने बताई हैं। आगे अभिनव गुप्त की अभिनव भारती जो रचना है उनसे भी इन तीनों की व्याख्या मिलती है। भट्ट लोलट कहते हैं कि इनके भट्ट लोलट के बारे में इनके दर्शन का नाम है मीमांसा दर्शन और ये रस सूत्र के पहले व्याख्याकार माने जाते हैं। इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ क्या माना है? तो उत्पत्ति माना है और मत को इन्होंने उत्पत्तिवाद या आरोपवाद की संज्ञा दी है। ये याद रखना, ये पूछा जाता है उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक कौन है? तो ये भट्ट लोलट को माना जाता है जिनका दर्शन है मीमांसा दर्शन। ये दर्शन और ये वाद, ठीक है? ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। संयोग का अर्थ इन्होंने कार्य कारण भाव माना है। भट्ट लोलट ने संयोग का अर्थ क्या माना है? तो कार्य कारण भाव माना है। भरत मुनि ने अपने सूत्र में स्थायी भाव का उल्लेख नहीं किया है, जबकि रस निष्पत्ति का मूल आधार स्थायी भाव ही होता है। भरत मुनि की इसी गलती का उल्लेख करते हुए भट्ट लोलट ने कहा था विभाव आदि तत्वों की संयोग ही स्थायी भाव से होता है, ठीक है? विभाव आदि जो तत्व हैं उनका संयोग ही स्थायी भाव से होता है। इन्होंने रस निष्पत्ति की 3 प्रक्रियाएं बताई हैं, उत्पत्ति, प्रतीति और पुष्टि, ठीक है? तीनों को याद रखना। इनके अनुसार रस की निष्पत्ति ऐतिहासिक पात्रों में होती है, ये भी कहा गया है। भट्ट लोलट ने क्या कहा है कि भट्ट लोलट के अनुसार रस की जो निष्पत्ति है वो किससे होती है? तो ऐतिहासिक पात्रों में होती है। इन्होंने तद्रूपता अनुसंधान शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है? भट्ट लोलट ने तद्रूपता अनुसंधान शब्द का प्रयोग किया है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जिसका अर्थ है अभिनेताओं के मूल अनुरूप अच्छा सॉरी भाई, जिसका अर्थ है अभिनेताओं के मूल अनुरूप गतिविधियों को देखकर भाव उत्पन्न होता है। स्थायी भाव उपचित या एकत्रित होकर रस में परिणत होते हैं। अनुपचित स्थायी भाव रस नहीं केवल स्थायी भाव रह जाता है। आगे यहाँ पर भट्ट शंकुक जो कि दूसरे व्याख्याकार के आते हैं।
ठीक है, भट्ट संकुक का नाम आता है। इनके बारे में देखते हैं। भरत के रस सूत्र में निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने अनुमिति तथा संयोग का अर्थ इन्होंने अनुमाप्य और अनुमापक मानकर विभाव आदि को अनुमापक और संचारी भाव को अनुमाप्य कहा है। ठीक है, अनुमाप्य और अनुमापक ये शब्द आप याद रखना, भट्ट संकुक का है। इनकी ये मान्यता है कि विभाव स्थायी भाव के कारण है, जबकि अनुभाव कार्य का काम करता है तथा संचारी भाव तो स्थायी भाव का सहचारी है। भट्ट संकुक के मत में स्थायी भाव की प्रत्यक्ष प्रतीति असंभव है। प्रतीत विभाव अनुभाव संचारी भाव के ही द्वारा क्या है, संभव है। अनुमिति का अर्थ है अनुमान की सहायता से प्राप्त किया गया ज्ञान। ठीक है, अनुमिति का अर्थ इन्होंने क्या दिया है, तो अनुमान की सहायता से प्राप्त किया गया ज्ञान होता है। अनुमिति के प्रकार यहाँ पर देख लीजिए। पूर्ववत अनुमान जो होता है उसको विभाव कहा है। शेषवत अनुमान अनुभाव। सामान्यतः दृष्ट अनुमान होता है संचारी भाव। इनका जो दर्शन है वो न्याय दर्शन है। भट्ट संकुक का जो दर्शन है वो न्याय दर्शन है, याद रखना, जैसे भट्ट लोलट का मीमांसा दर्शन है। चित्र तुरंग न्याय, ये बहुत बार ये शब्द ना बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। तद्रूपता अनुसंधान भट्ट लोलट ने। चित्र तुरंग न्याय किसका है, भट्ट संकुक का है। चित्र तुरंग न्याय द्वारा ज्ञान एवं धुआं अग्नि के उदाहरण द्वारा इन्होंने अनुमान की बातें संकुक ने कही हैं। संकुक के मत का खंडन किसने किया है, तो ये भट्ट तोत ने किया है। और इनके अनुसार अनुमान से रसानुभूति संभव नहीं है। धुएं को दूर से देखकर अग्नि का अनुमान तो किया जा सकता है, लेकिन गर्मी महसूस नहीं की जा सकती है ना, यानी कि अनुमान से रस की अनुभूति नहीं हो सकती है। केवल उसको, जैसे कि धुओं को हम देखकर बता सकते हैं कि कहीं पर आग लगी हुई है ना, लेकिन उसकी गर्मी हम तक नहीं पहुंच सकती है। भट्ट नायक के बारे में देखते हैं। इन्होंने सांख्य दर्शन इनका दर्शन है और भुक्तिवाद के ये प्रवर्तक हैं। इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति बताया है, जबकि संयोग का अर्थ बताया भोज्य और भोजक। ये जो शब्द आप देख रहे हो ना, भोज्य भोजक अनुमिति अनुमाप्य अनुमापक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं परीक्षा की दृष्टि से, बार बार पूछे भी जाते हैं, है ना, तो इनको अच्छे से आपको याद रखना पड़ेगा। आगे इनके अनुसार रस निष्पत्ति यानी कि काव्य स्वादन की 3 प्रक्रियाएं होती हैं। अभिधा की प्रक्रिया, भावकत्व की प्रक्रिया और भोजकत्व की प्रक्रिया। ठीक है, इन तीनों को आपको याद रखना है। आगे हमारे यहाँ पर ये आप पढ़ लेना, राजस तामस विहीन सात्विक मन। ठीक है, राजस तामस विहीन सात्विक मन ही क्या बताता है, काव्य रस का भोक्ता बनता है, यही भोजकत्व व्यापार है। राजस और तामस विहीन जो सात्विक मन होता है वही काव्य रस का भोक्ता बनता है, ये ध्यान रखना, यही भोजकत्व व्यापार है, ये इन्होंने कहा है। आगे भट्ट नायक ने 3 शब्द शक्तियों को माना है, अविदा भावकत्व और भोजकत्व। ठीक है, अविदा भावकत्व और भोजकत्व 3 शब्द शक्ति इन्होंने मानी है, याद रखिएगा। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं कि नायक के आस्वाद और अस्वाद का तथा रस भोग का जो अंतर है वह वास्तविक ना होकर के कल्पित है केवल। ठीक है, ये डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा मिलती है। चौथे व्याख्याकार यहाँ पर आते हैं हमारे अभिनव गुप्त। अभिव्यक्तिवाद और अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत इन्होंने दिया है। दर्शन है इनका वेदांत दर्शन, है ना, इंपॉर्टेंट है। निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने अभिव्यक्ति को माना है और संयोग का अर्थ इन्होंने व्यंग्य व्यंजक संबंध माना है। उम्मीद करती हूँ कि क्लास आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना, और आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। पढ़ना जरूर, सारी क्लासेस आपको अच्छे से देखनी है ना। स्थायी भाव और विभाव आदि में व्यंग्य और व्यंजक का संबंध होता है। विभाव आदि के संयोग से व्यंजना नाम की एक अलौकिक क्रिया उत्पन्न होती है। मम्मट कहते हैं कि जिस प्रकार नई मिट्टी के पात्र में गंध पहले से होती है किंतु वह अप्रकट रहती है। आपने देखा होगा कोई मिट्टी का पात्र आप खरीदो, मटका सुराही वगैरह ये सब चीजें हम जब खरीदते हैं, है ना, तो उनमें तो पहले से ही गंध होती है, मिट्टी की होती है कि नहीं होती है, लेकिन जब वो रखे रहते हैं तो हमें उनमें से खुशबू नहीं आती। लेकिन जैसे हम पानी डालते हैं ना, जैसे ही पानी डाला उनकी जो खुशबू होती है ना, बस ऐसा लगता है कि खुशबू हमारे दिमाग में बस जाए, है ना। तो इसी प्रकार से, लेकिन वह अप्रकट रहती है खुशबू। उसी तरह दर्शकों के अंतःकरण में प्रेम का व्यापार तो पहले से ही होता है, जो वासना कहलाता है, जो अव्यक्त और अप्रकट रहते हैं। जिस प्रकार जल के संयोग से गंध प्रकट होती है, वैसे ही, है ना, वैसे ही हमारे सामने अगर कोई उद्दीपक वस्तु आती है, हमें कोई मतलब कोई उद्दीपन पदार्थ मिलता है, तो हमारा जो मतलब प्रेम, जो वासना, जो चीजें होती है ना, वो बाहर निकल करके आ जाती हैं। तो ये मम्मट की परिभाषा जरा याद रखना। अभिनव गुप्त के अनुसार क्या है, रस की स्थिति, ये रस के बारे में बताया है मम्मट जी ने, ऐसा नहीं है कि आप कुछ गलत समझें। ठीक है, अभिनव गुप्त के अनुसार रस की स्थिति सामाजिक या सहृदय के चित्त में ही होती है। डॉक्टर नगेंद्र ने इनके वाद की आलोचना की है और नोट
ठीक है, बस इतना याद रखना। नोट क्या है, इन चारों में अभिनव गुप्त का जो सिद्धांत है वो सर्वश्रेष्ठ है। पंडित जगन्नाथ प्रसाद ने भी इसका समर्थन किया है। अब यहाँ पर आगे हम थोड़ा सा देखेंगे रीति संप्रदाय के बारे में। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक है वामन, 9वीं शताब्दी के आसपास हैं। इनके अनुसार रीति काव्य की आत्मा है, ठीक है, और इन्होंने क्या कहा है, रीतिर आत्मा काव्य से, ये परिभाषा दी है रीति की। विशिष्ट पद रचना रीति, वामन ने गुणों को रीति का प्राण माना है, ठीक है, वामन ने क्या माना है, गुणों को। ये अभी हम वामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना है, ठीक है। विशिष्ट पद रचना रीति इन्होंने कहा है, वामन ने गुणों को रीति का प्राण माना है। वामन के अनुसार गुण ही रीति की आत्मा है। गुण गुण ही काव्य की शोभा के विधायक तत्व हैं और ये काव्य के नित्य धर्म है। वामन ने काव्य को परिभाषित करते हुए काव्य के 2 प्रकार के गुणों को बताया है। अर्थगत गुण इन्होंने 10 माने हैं और शब्दगत गुण इन्होंने 10 माने हैं। कुल मिलाकर इन्होंने गुणों की जो संख्या है वो बताई है 20। और आप जानते हो ये प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। अतः वामन ने गुण के अंतर्गत ही रस और अलंकार आदि का समावेश किया है। वामन के अनुसार 3 रीतियां हैं, 3 रीतियां ये याद रखना, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। राजशेखर ने एक अन्य रीति मागधी को भी स्वीकारा है, याद रखिएगा, ठीक है। 3 रीति तो आप पढ़ते ही हो, लेकिन मागधी को किसने स्वीकार किया है, राजशेखर ने। इसके अलावा राजा भोज ने, हाँ जी, राजा भोज ने अन्य रीति अवंतिका को माना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। राजा भोज ने अन्य रीति किसको माना है, अवंतिका को माना है। आगे रुद्रट ने 5 रीतियों का उल्लेख किया है, मधुरा, पुरुषा, प्रौढ़ा, ललिता और भद्रा। मधुरा, पुरुषा, प्रौढ़ा, ललिता और भद्रा, रुद्रट ने ये 5 रीति का उल्लेख किया है जो आपको याद रखने हैं। सर्वमान्य 3 रीति हैं जो कि वामन ने बताई हैं। वैदर्भी रीति की अगर बात करें तो सर्वोत्तम रीति मानी जाती है, जिसमें सरलता, सहजता, स्पष्टता अति आवश्यक तत्व होते हैं। और गौड़ीय रीति की बात करें तो ओज गुण को व्यक्त करने वाली लंबे समास व अलंकार, कठोर वर्णों से युक्त को गौड़ीय कहते हैं और इसे परुषा भी कहते हैं, ठीक है, इसे परुषा भी कहते हैं, ध्यान रखना। पांचाली रीति की बात करें तो ये मध्यमा रीति है। यह माधुर्य और सुकुमारता संपन्न रीति है। यह लघु समास शैली में आती है पांचाली रीति। वामन का मत है कि रीति पढ़ने और सीखने से नहीं आती, जन्मजात संस्कार से संबंध रखती है। रीति के संदर्भ में विद्वानों के मत देख लेते हैं। दंडी दंडी का कथन है कि रीति एवं गुण को ये परस्पर संबद्ध मानते हैं, ठीक है। रीति एवं गुण को इन्होंने परस्पर एक दूसरे के संबद्ध माना है। आनंद वर्धन का कथन है, शब्द और अर्थ में सौंदर्य का विधान स्थायी करती है, ठीक है। आनंद वर्धन क्या कहते हैं रीति के बारे में कि ये शब्द और अर्थ में सौंदर्य का विधान स्थायी करती है। वाक्यम वाचक चारुत्व देहेयम, ठीक है। विश्वनाथ का कथन है कि रीति को रस का इन्होंने उत्पादक माना है। कहा है कि यह काव्य के आत्मभूत तत्व, रस, भाव इत्यादि के उपकारक हैं। ये विश्वनाथ की ये सभी परिभाषाएं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कुंतक एवं मम्मट, कुंतक और मम्मट का क्या कहना है, दोनों ने रीति को प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार न करके वृत्तियों के रूप में स्वीकारा है, ठीक है। कुंतक और मम्मट ने दोनों ने रीति को प्रत्यक्ष रूप से तो स्वीकार नहीं किया है, लेकिन वृत्तियों के रूप में स्वीकार किया है। राजशेखर है, रीति को काव्य का बाह्य तत्व मानते हैं राजशेखर। रीति काव्य की आत्मा का एक साधन है, साध्य नहीं है, ये राजशेखर का कहना है। आगे हम देखने वाले हैं यहाँ पर काव्य गुणों के बारे में। काव्य गुणों के, उम्मीद करती हूँ कि क्लास भाई बहुत आपको पसंद आनी चाहिए, है ना। अगर आप काव्य शास्त्र प्रेमी हो तो, नहीं भी प्रेमी हो, आप सिलेक्शन तो लेना चाहते हो, पढ़ लेना, ठीक है। संस्कृत काव्य शास्त्र में गुणों को रस का उत्कर्षक माना गया है, ठीक है। संस्कृत काव्य शास्त्र में गुणों को क्या माना गया है, रस का उत्कर्षक, रसो उत्कर्षका गुना, ठीक है, ये परिभाषा याद रख लेना। आगे काव्य गुण का अर्थ दोष का अभाव, शोभाकारी और आकर्षक धर्म होता है। काव्य गुण का अर्थ क्या होता है, यानी कि काव्य गुण, वो गुण जहां पर होगा ज्यादा से ज्यादा वहां पर दोष नहीं होगा, है ना, दोष का अभाव होगा, शोभाकारी होगा मतलब अच्छा लगेगा देखने में, और आकर्षक धर्म उसका होगा, मतलब देखने में सुनने में सब अच्छा लगेगा। परिभाषा है इसकी, काव्य गुण की परिभाषा है, काव्य के विधायक धर्म जो रस का उत्कर्ष करते हैं, उत्कर्ष यानी कि ऊंचाई की तरफ ले जाते हैं। गुण और रीति के प्रतिष्ठाता आचार्य वामन है और इन्होंने परिभाषा दी है, काव्य शोभाया कर्तारौ धर्मा गुना, ठीक है, ये परिभाषा आपको याद रखनी है। भरत मुनि क्या कहते हैं, दोष के विपर्यय गुण है, ये इनकी जो परिभाषा है वो बार बार पूछी गई है।
आगे आनंदवर्धन का कहना है कि गुणों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं माना है आनंदवर्धन ने, बल्कि रस आश्रित माना है। मम्मट और विश्वनाथ की भी यही मान्यता है। काव्य गुणों की संख्या यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। इसका तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर भरत मुनि और दंडी 10 गुण मानते हैं, वामन ने 20 माने हैं, अर्थगत 10 और शब्दगत 10। ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। भोजराज ने 24 गुण बताए हैं, जिन्होंने भोजराज ने सबसे पहले काव्य शास्त्र नामक पद का प्रयोग किया था। अग्नि पुराण में 18 गुण बताए हैं। कुंतक ने 2 गुण माने हैं, केवल 2 गुण कुंतक ने। आनंदवर्धन कुंतक कुंडल, ठीक है, ऐसे याद रख लेना, कुंडल 2 ही होते हैं, 2 ही कान होते हैं। आनंदवर्धन ने 3 गुण माने हैं, मम्मट ने भी 3 गुण माने हैं। आनंदवर्धन और मम्मट, ठीक है, 2 ना आती है आनंद में और 2 माँ आती है मम्मट में, दोनों ने 3-3 मान लिए। देव कवि ने 12 गुण माने हैं। शुक्ल जी गुणों को रस आश्रित मानते हैं। ठीक है, गुणों को क्या मानते हैं? रसाश्रित मानते हैं। और श्याम सुंदर दास गुण को शैली मानते हैं। सर्वमान्य क्या है? 3 गुण माने जाते हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद गुण। इन तीनों को याद रख लेना। माधुर्य गुण के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अंतःकरण को आनंद और उल्लास से द्रवित करने वाली कोमल मधुर वर्णों से युक्त रचना माधुर्य गुण से युक्त होती है। इसमें प्राय श्रृंगार रस, करुण रस और शांत रस होते हैं। भरत मुनि ने माधुर्य गुण के लिए श्रुति मधुरता शब्द दिया है। ठीक है, भरत मुनि ने माधुर्य गुण के लिए क्या दिया? श्रुति मधुरता शब्द दिया है। दंडी ने रसमयता, वामन ने उक्ति वैचित्र्य और मम्मट ने आह्लादकता शब्द जो है वो प्रयोग किया है माधुर्य गुण के लिए। माधुर्य गुण का जो संबंध है वो वैदर्भी रीति से, 3 रीतियां होती हैं और 3 ही गुण होते हैं, है ना। और वैदर्भी का जो संबंध है वो किसे? माधुर्य गुण से है। ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। ट वर्ग को छोड़कर इसकी जो पहचान है वो क्या होती है? तो ट वर्ग को छोड़कर जो पंचम वर्ण है अनुस्वारांत आदि में ये प्रयुक्त होता है। इसमें संयुक्त अक्षर नहीं आते हैं। ठीक है, इसमें संयुक्त अक्षर तो आप समझते ही होंगे, ये वाले होते हैं अक्षय, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक है, इनका प्रयोग इसमें माधुर्य गुण में नहीं होता है। लघु, र और न, रवि और पानिनी, इस तरह से शब्द आ सकते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे समास का इसमें अभाव होता है। जो माधुर्य गुण है उसमें समास भी कम होता है। और इस गुण में संयुक्त वर्ण, द्वित्व, रेप, महाप्राण, मूर्धन्य ध्वनियों से बचना चाहिए, यानी कि होते नहीं है इसमें माधुर्य गुण में। ठीक है, ओज गुण देख लेते हैं। ओज गुण को सुनते ही ना वीर रस की जो है हमें मतलब महसूस होता है। क्रोध, आवेश, प्रताप, तेज और जोश वाला होता है ये। इसमें वीर रस, रौद्र रस और बीभत्स रस होता है। इसमें संयुक्त अक्षरों का प्रयोग खूब होता है। दंडी कहते हैं कि समास युक्त होने से ओज होता है। ओज का संबंध गौड़ीय रीति से है। ठीक है, वैदर्भी रीति से संबंध है माधुर्य गुण का, और गौड़ीय रीति का संबंध है किसका? किससे? ओज गुण से। दोनों को याद रखना है। आगे है ट वर्ग। उसमें ट वर्ग नहीं आता है क्योंकि ट, ठ, ड, ढ ये थोड़े से कठोर वर्ण होते हैं, लेकिन इसमें ये प्रयोग खूब किए जाते हैं। ट वर्ग, है ना, और व, स, स ये वाले खूब प्रयोग होते हैं। रेप युक्त लंबी सामासिक पदावलियों की इसमें बहुलता होती है। लंबे लंबे अर्थ होते हैं, शब्द होते हैं। प्रसाद गुण का अर्थ होता है अर्थ, प्रसन्नता या खिल जाना, है ना। जैसे कि कोई भी आप प्रसाद लोगे ना, कहीं से किसी भी कहीं का भी आपको प्रसाद दिया जाए, तो आपकी जो बाँछें हैं ना वो खिल उठती हैं। भाई मुझे तो बहुत खुशी होती है ना, आपको भी ज़रूर होती होगी। प्रसाद जब मिलता है तो अच्छा लगता है। तो इसमें ये क्या है? आगे क्या है? भरत मुनि क्या कहते हैं कि जिसमें स्वच्छता, सरलता, सहज ग्राह्यता हो, अर्थात सुनने मात्र से ही अर्थबोध हो। ठीक है, ये भरत मुनि का कहना है कि जिसमें स्वच्छता, सरलता, सहज ग्राह्यता हो, मतलब आसानी से जो समझ में आ जाए, हम उसकी ग्रहण कर सकें, और सुनने से ही उसका क्या हो जाए? अर्थ निकल जाए। वो क्या होता है? प्रसाद गुण होता है। ये भरत मुनि का कथन है। दंडी कहते हैं प्रसाद गुण के बारे में कि प्रसिद्ध अर्थों में शब्द का ऐसा प्रयोग जैसे सुनते ही अर्थ समझ में आ जाए। ठीक है, ये प्रसिद्ध अर्थों में शब्द का ऐसा प्रयोग होता है जैसे कि अभिधा शब्द शक्ति होती है, उसे सुनते ही अर्थ समझ में आ जाता है, वैसा ही अब इस प्रसाद गुण का होता है। मम्मट कहते हैं कि जैसे सूखे ईंधन में अग्नि तुरंत फैल जाती है, उसी प्रकार चित्त को रस में और रचना में तुरंत व्यक्त कर देता है प्रसाद गुण। इसका जो संबंध है वो पांचाली रीति से है। इसका कुछ इंपॉर्टेंट ये जो पद है वो देख लेना, है ना। इसका जो संबंध है वो पांचाली रीति से होता है। किसका? प्रसाद, प्रसाद पांचाली, प से दोनों शुरू होते हैं, आसानी समझ में आ जाएगा। इसकी व्यंजना सभी रसों में संभव है। यह अभिधा से युक्त होता है। इसमें अल्प समास युक्त काव्य हो सकता है ना, अल्प थोड़ा बहुत समास हो सकता है।
इसमें लाक्षणिक और सांकेतिक अर्थ प्रदान करने वाले शब्दों से बचना चाहिए। और इसमें यहाँ पर दे रखा, वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। ठीक है, वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। ये पंक्ति आप बताइए मुझे कमेंट करके, ये पंक्ति किसकी है ना। पूरा साहित्य मैंने फ्री में पढ़ाया है सब कुछ यूट्यूब पर, तो आप मुझे बताइए पंक्ति किसकी है ना। चलिए ध्वनि संप्रदाय को देखते हैं। 10वीं शताब्दी में इसके जो मतलब इसका संप्रदाय का परिवर्तन हुआ है। आनंदवर्धन का समय यही है। ठीक है, इसका जो उदय है वो 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ है, उत्तरार्ध यानी कि बाद में, है ना। और आनंदवर्धन ने अपनी पुस्तक ध्वन्यालोक में ध्वनि का विस्तृत, है ना, बहुत लंबे चौड़े रूप में विशेषण इसका विश्लेषण प्रस्तुत किया है। काव्य शास्त्र से पूर्व ध्वनि का प्रयोग भाषा शास्त्र में वर्णों के स्फोट के अर्थ में हुआ था। ध्वनि सिद्धांत का आधार स्फोटवाद सिद्धांत है, ये ध्यान रखना। ध्वनि सिद्धांत का जो आधार है वो क्या है, तो ये स्फोटवाद सिद्धांत है। काव्य शास्त्र में ध्वनि का संबंध किससे होता है, तो ये व्यंजना शक्ति से होता है। ठीक है, काव्य शास्त्र में ध्वनि का संबंध किससे होता है, तो ये व्यंजना शक्ति से होता है। आगे आनंदवर्धन क्या कहते हैं, जिस प्रकार सुंदरी के सौंदर्य से भिन्न लावण्य की पृथक सत्ता होती है। ठीक है, जिस प्रकार सुंदरी के सौंदर्य से भिन्न लावण्य की पृथक सत्ता होती है, उसी प्रकार महाकवियों की वाणी में वाच्य अर्थ से भिन्न कुछ चमत्कार पूर्ण अर्थ प्रतीयमान होता है। और यही प्रतीयमान क्या होता है, अर्थ ही ध्वनि होता है। ठीक है, ये आनंदवर्धन ने इसकी परिभाषा दी है, जरा याद रखना इसको। काव्य को ध्वनि की संज्ञा तभी दी जा सकती है, दूसरी परिभाषा क्या है आनंदवर्धन की, कि काव्य को ध्वनि की संज्ञा तभी दी जा सकती है जब उसमें व्यंग्यार्थ सर्वोपरि और महत्वपूर्ण हो। ध्वनि के प्रकार 3 होते हैं, ये उन्होंने बताया, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि। वस्तु ध्वनि में किसी एक वस्तु यानी कि किसी एक बात से दूसरे की व्यंजना की जाती है। ठीक है, वस्तु ध्वनि वहां होती है जहां पर किसी एक वस्तु से या एक बात से दूसरे की व्यंजना की जाए। अलंकार ध्वनि में अलंकार की अभिव्यक्ति व्यंग्यार्थ के रूप में होती है। और रस ध्वनि में नव रस के साथ में भाव का भी समावेश होता है। आगे अभिनव गुप्त का ध्वनि को काव्य की आत्मा कहना औपचारिक मात्र है, जबकि रस ही काव्य की आत्मा है। व्यंग्यार्थ के अनुसार आनंदवर्धन ने काव्य के 3 भेद माने हैं। ठीक है, आनंदवर्धन ने काव्य के 3 भेद माने, ये ध्यान रखना, उत्तम, मध्यम और अधम काव्य। उत्तम काव्य क्या होता है, जिसमें वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ अधिक उत्कृष्ट होता है, जिसमें वाच्यार्थ की अपेक्षा यानी कि अभिधा शक्ति जिसमें कम होती है और व्यंजना शक्ति आती होती है। कुछ और ले लें, अभी ना कर दो, अभी 10 मिनट बाद। इसमें वाच्यार्थ की अपेक्षा क्या होता है, व्यंग्यार्थ अधिक उत्कृष्ट होता है। मध्यम मध्यम जो काव्य होता है इसमें वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ दोनों समान होते हैं। अधम काव्य में इसमें व्यंग्यार्थी नहीं होता है, मात्र अलंकारों का चमत्कार होता है और इसे चित्र काव्य भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, अलंकारों का चमत्कार होता है। जो अधम काव्य होता है, सबसे नीचे दर्जे का जो काव्य होता है। अगला है यहाँ पर अभिनव गुप्त के बारे में। अभिनव गुप्त ने परिभाषा दी है, ध्वनि संप्रदाय को विकसित करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, तो अभिनव गुप्त को जाता है, क्योंकि ध्वन्यालोक पर इन्होंने ध्वन्यालोचन टीका का सर्जन किया है। और इन्होंने परिभाषा दी है, रस नैव जीवती सर्वम काव्यम। ठीक है, ये जो परिभाषाएं आपको छोटी छोटी देख पा रहे हो ना, बड़ी टेढ़ी मेढ़ी कठिन वठिन सी, है ना, इनको जरा अच्छे से एक जगह नोट कर लेना। वैसे तो मैं काव्य शास्त्र की पंक्तियां अलग से करवाती हूँ, है ना, मैंने करवाई है कई बार पहले, फिर भी आप इसको याद रखना, आप चाहो तो लिख लीजिए, अदरवाइज आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। मम्मट कहते हैं कि मम्मट को ध्वनि संप्रदाय का प्रस्थापक परमाचार्य कहा जाता है। ठीक है, मम्मट को ध्वनि संप्रदाय का प्रस्थापक परमाचार्य कहा जाता है। मम्मट ने काव्य प्रकाश में ध्वनि एवं रस की महत्ता स्वीकार की है। ठीक है, मम्मट ने काव्य प्रकाश जो इनका ग्रंथ है उसमें ध्वनि और रस की महत्ता को स्वीकार किया है। इन्होंने काव्य के 4 रूप बताए हैं। अब ये 4 रूप कौन से हैं, इसमें उत्तमोत्तम मतलब उत्तम से भी उत्तम, ठीक है, बेस्टम बेस्ट, और मध्यम थोड़ा सा नीचे, फिर उत्तम और अधम, ये 4 रूप बताए हैं किसने, अभिनव गुप्त ने। थोड़ा सा हिंदी के आचार्यों के बारे में देख लेते हैं जो काव्य से संबंधित हैं। कुलपति मिश्र ने एक काव्य रचना लिखी है, यानी कि यहाँ से इनका संबंध, इनकी जो काव्य शास्त्र से संबंधित जो रचनाएं हैं वो यहाँ पर हम देखेंगे। कुलपति मिश्र 1617 में इन्होंने रस रहस्य लिखा। कुमार मणि का रसिक रसाल, श्रीपति का काव्य सरोज, सोमनाथ का है रस पीयूष निधि, भिखारी दास का है काव्य निर्णय,
ये समय आप देख लेना, सुरती मिश्र का है 18वीं शताब्दी यानी कि काव्य सिद्धांत इन्होंने लिखा है, और प्रताप शाही ने व्यंग्यार्थ कौमुदी लिखा है। अब ये देखते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है, क्यों हम पढ़ रहे हैं इनको। ये जो सभी ग्रंथ है ना, वो काव्य प्रकाश, जो मम्मट का काव्य प्रकाश है उस पर आधारित हैं, और इन सब ने ध्वनि को महत्व दिया है। ध्वनि का महत्व दिया है, इसलिए हम यहाँ पर इनको पढ़ रहे हैं। सर्वप्रथम कुलपति मिश्र ने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना और कहा व्यंग्य जीव ताकि कहत, है ना, ये पंक्ति पूछी भी जाती है। शबद शबद अस्त है दे गुण गण भूषण भूषण दूषण दूषण एहे, ये पंक्ति इनकी याद रखना है, कुलपति मिश्र की है, जो कि ध्वनि के लिए इन्होंने बोली है। ध्वनि विरोधी आचार्यों में, ध्वनि विरोधी आचार्यों में किसका नाम आता है? तो प्रेति हरिंदु राज ने ध्वनि के स्वतंत्र रूप का खंडन करके इसे अलंकार के अंतर्गत स्थान दिया है। ये नाम जरा याद रखना। कुंतक ने ध्वनि और रस को वक्रोक्ति के अंतर्गत रखा है, जबकि भट्टनायक ने आनंद वर्धन की जो व्यंजना की है और सत्ता को अस्वीकार कर दिया है। महिम भट्ट ने इनकी व्यंजना व्यक्ति विवेक में मिलती है। ठीक है, महिम भट्ट ने जो इनकी व्यंजना है वो किसमें मिलती है? व्यक्ति विवेक नामक इनका ग्रंथ है। धनंजय ने इसे 10 रूपकों में से एक माना है, किसको? ध्वनि को। ध्वनि के 5 वेद हैं। लक्षणा मूला, मूल में लक्षणा होता है। अभिधा मूला, मूल में अभिधा होता है। और अलंकार ध्वनि या व्यंग्यार्थ किसी अलंकार के रूप में प्रतीत होती है, और वस्तु ध्वनि वस्तु के रूप में व्यंग्यार्थ होता है। रस ध्वनि क्या है? जहां व्यंग्य अर्थ विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग पर आधारित होता है, उसे रस ध्वनि कहते हैं। अगला है यहाँ पर हमारा वक्रोक्ति संप्रदाय, जो कि कुंतक जी का है। ठीक है, वक्रोक्ति संप्रदाय किसका है? कुंतक जी का है। वक्रोक्ति का अर्थ इन्होंने क्या दिया है? काव्य से जीवितम, और शाब्दिक अर्थ है इसका, वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा, और उक्ति का अर्थ होता है कथन। ठीक है, यानी कि टेढ़ा कथन। आचार्यों के मत में देखते हैं भामा क्या कहते हैं। काव्य शास्त्र में वक्रोक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख भामा ने 6वीं शताब्दी में किया है। ठीक है, भामा का जो समय है, वैसे आगे हमें सभी आचार्यों का समय देखेंगे, है ना, तो परेशान नहीं होना। और यहाँ पर भामा ने क्या कहा है? वक्रोक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख भामा ने 6वीं शताब्दी में किया था। ये वक्रोक्ति को अतिशयोक्ति के रूप में मानते हैं। भामा ने वक्रोक्ति को समस्त अलंकारों का मूल माना है, और ये लिखते हैं कि शब्दस्य किम वक्रता अभिधेयस्य च वक्रता लोकोत्तरीने न रूपने अवस्थानम। ठीक है, ये जो परिभाषा ये किसने दी है? भामा ने दी है, वक्रोक्ति के संदर्भ में। ठीक है, आगे है दंडी। दंडी क्या कहते हैं? दंडी ने वक्रोक्ति को स्वभावोक्ति से अलग माना है। इन्होंने भामा की भांति वक्रोक्ति को सर्वालंकार का मूल माना है, और दंडी के अनुसार श्लेष की सत्ता से वक्रोक्ति में और भी चमक आ जाती है। ठीक है, आगे यहाँ पर वामन। वामन क्या परिभाषा देते हैं? तो वक्रोक्ति को एक विशिष्ट अलंकार अर्था अलंकार मात्र इन्होंने माना है, और इसके क्षेत्र को थोड़ा छोटा कर दिया, यानी कि संकुचित कर दिया है। वामन के अनुसार सादृश्य पर आश्रित लक्षण क्या होता है? वक्रोक्ति होता है। रुद्रट क्या कहते हैं? कि वक्रोक्ति को ये शब्दालंकार मानते हैं, और ये वक्रोक्ति विरोधी थे। आप जानते हैं वक्रोक्ति अलंकार भी हम पढ़ते हैं, और वक्रोक्ति विरोधी में रुद्रट का नाम गिना जाता है। आनंदवर्धन, ये वही वक्रोक्ति है ना। आनंदवर्धन क्या कहते हैं? वही वक्रोक्ति है जिसके द्वारा अर्थ चमत्कृत हो उठता हो। वो कवियों को इसमें विशेष प्रयास करना चाहिए। आगे है मम्मट। मम्मट क्या कहते हैं? विश्वनाथ और हिंदी के आचार्यों जैसे कि केशवदास, जसवंत सिंह, मतीराम, भूषण आदि ने वक्रोक्ति को अर्था अलंकार माना है। ठीक है, ये मम्मट कहते हैं। कुंतक का ग्रंथ कौन सा है? तो वक्रोक्ति जीवितम। ठीक है, कुंतक का अर्थ है वक्रोक्ति जीवितम, ये आपको याद रखना है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का परिभाषा यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। आनंदवर्धन की प्रशंसा के कारण ही कुंतक को इतना बल मिला कि वे ध्वनि संप्रदाय के विरोध में वक्रोक्ति संप्रदाय की स्थापना करते हुए वक्रोक्ति को इन्होंने काव्य की आत्मा घोषित कर दिया। किसने भाई? है ना, ये क्या कहते हैं डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त की आनंदवर्धन की प्रशंसा के कारण ही कुंतक को इतना बल मिला कि वे ध्वनि संप्रदाय के विरोध में वक्रोक्ति संप्रदाय की स्थापना किया। है ना, कुंतक ने क्या किया? ध्वनि संप्रदाय का विरोध किया, और वक्रोक्ति संप्रदाय को ही उसकी विरोध करते 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 उन्होंने क्या कर दिया? वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा घोषित कर दिया कुंतक ने। ये गणपति चंद्रगुप्त ने कहा है भाई, मैं नहीं बोल रही हूँ। आगे अभावेता अवलंगायो तयो पुनर्अलंकृति। दूध लियो। ठीक है, वक्रोक्ति दूध वाला दूध दूध
वक्रोक्ति रेव वह दग्धे भंगी भनीति रच्यते। ठीक है, ये आप जानते हो, पंक्ति बहुत बार पूछी जाती है। कुंतक क्या कहते हैं? काव्य निर्माण की अपूर्व कुशलता से लोकोत्तर चमत्कार पूर्ण विभिन्न कथन वक्रोक्ति है। इन्होंने 6 भी बहुत देर लगी। इन्होंने 6 भेद बतलाए हैं। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, प्रकरण वक्रता। इसके बाद क्या है? पद परार्थ वक्रता, प्रबुद्ध वक्रता और वाक्य वक्रता। ठीक है, ये 6 भेद आपको याद रखने हैं। कुंतक ही इस संप्रदाय के अंतिम आचार्य हैं। ठीक है, जो कुंतक हैं वो क्या है? इस संप्रदाय के यानी कि वक्रोक्ति संप्रदाय के अंतिम आचार्य माने जाते हैं। किरोचे के अभिव्यंजनावाद सिद्धांत का उल्लेख कुंतक के वक्रोक्ति से समानता की गई है। ये शुक्ल जी का कथन है। ठीक है, शुक्ल जी ने, आप जानते हैं कथन क्या है, बल्कि शुक्ल जी ने, हमने इसको पढ़ा था, किरोचे के अभिव्यंजनावाद का और वक्रोक्ति से इन्होंने क्या किया है? इनका तुलनात्मक अध्ययन इन्होंने किया है। आगे काव्य दोष के बारे में भी देख लेते हैं। काव्य दोष क्या होते हैं? रस के आस्वादन में, है ना, यानी कि जब हम किसी चीज का रस ले रहे हैं, लेकिन उसमें जैसे होता है ना, मान लीजिए हमें सब्जी है, सब्जी खा रहे हैं, या कोई वस्तु हम खा रहे हैं, कोई जूस पी रहे हैं ना, और उसमें वैसे तो हमें अच्छा रस मिल रहा है, लेकिन फिर लगता है अरे यार इसमें थोड़ा सा मीठा एक्स्ट्रा हो गया, नहीं, या इसमें थोड़ा सा नमक कम होता तो अच्छा होता, इसमें थोड़ा सा मसाला और होता तो और अच्छा होता, है ना। तो ऐसा हमें लगता है ना कि रस के आस्वादन में जब बाधा तत्व आ जाता है, कोई मान लीजिए वैसे तो बहुत अच्छी टेस्टी सब्जी बनी है, लेकिन उसमें हल्का सा नमक एक्स्ट्रा हो गया, तो वो हमारे लिए क्या कर रहा है? बाधा पैदा कर रहा है। इसी को हम दोष कहा कहते हैं। ठीक है, भरत मुनि क्या कहते हैं? गुण का विपर्य दोष है। ये भरत मुनि ने कहा है कि गुण का विपर्य क्या है? दोष है। दंडी का कथन है कि दोष काव्य में वाले मथेला है, बार बार ला रही है। दोष काव्य में विफलता के कारण होते हैं। विद्वानों को इसका परित्याग करना चाहिए। काव्य दोष को कुष्ठ रोग के समान माना गया है। ठीक है, ये दंडी का कथन है कि काव्य दोष जो होता है ना, वो कुष्ठ रोग के समान होता है। आगे यहाँ पर अग्नि पुराण में क्या लिखा हुआ है? अग्नि पुराण में दोष उद्वेगजनक होते हैं। ठीक है, दोष क्या होते हैं? उद्वेगजनक होते हैं, ये अग्नि पुराण में कहा गया है। वामन कहते हैं कि दोष काव्य सौंदर्य की हानि करते हैं। अपनी किताब लेके पढ़ ले जा, ये ले जा, बुक पढ़ ले वहां पे। वामन वामन दोष काव्य सौंदर्य की हानि करते हैं। मम्मट क्या कहते हैं कि मुख्य अर्थ को जिसमें आकर्षक हो उसमें दोष माना है, उन्होंने दोष माना है। ठीक है, मुख्य अर्थ को जिसमें आकर्षक हो क्या माना है? दोष माना है। मम्मट मम्मट की परिभाषा कुछ अटपटी सी नहीं लग रही है ना। विश्वनाथ क्या कहते हैं कि काव्य का अपकर्ष ही दोष है ना, काव्य का अपकर्ष यानी कि नीचे की तरफ अगर काव्य का पतन होता है थोड़ा बहुत, तो वही दोष है। रसा अपकर्ष का दोषा, ये जो परिभाषा है वो याद रखना अच्छे से। ये किसने कहा है? विश्वनाथ ने कहा है। आगे श्रीपति, जा पदार्थ के दोष थे आछे कवितना साई। ठीक है, जा पदार्थ के दोष थे आछे कवितना साई। आगे चिंतामणि, चिंतामणि क्या कहते हैं? शब्द अर्थ रस को जुड़त देखी परे अपकर्ष। ठीक है, शब्द अर्थ रस को जुड़त देखी परे अपकर्ष। आगे यहाँ पर हम देखेंगे औचित्य संप्रदाय के बारे में। क्षेमेंद्र का है और इन्होंने 11वीं शताब्दी में इसका प्रवर्तन किया है। औचित्य की परंपरा क्षेमेंद्र के पूर्व में मिलती है, पर सिद्धांत प्रतिष्ठित करने का कार्य क्षेमेंद्र ने किया है। भरत मुनि सर्वप्रथम विचार करने वाले आचार्य हैं औचित्य पर, यह ध्यान रखना। आपने अनुकूलता और अनुरूपता को औचित्य माना है। भामा क्या कहते हैं? इन्होंने औचित्य को काव्य का सर्व प्रमुख गुण कहा था, और कहा था कि औचित्य वर्जित होने पर भी गुण भी विष तुल्य लगते हैं। ठीक है, औचित्य अगर नहीं है, इन्होंने सबसे अधिक जो प्रमुख गुण है ना काव्य का, वो क्या माना है? भामा ने औचित्य को माना है। भामा वैसे आप जानते हो अलंकार के क्या है? प्रवर्तक हैं, लेकिन अलंकारों में अच्छा, औचित्य को फिर भी इन्होंने क्या माना है? सर प्रमुख गुण कहा है काव्य का, और कहा है कि औचित्य वर्जित होने पर, अगर औचित्य नहीं है काव्य में, तो जो उसमें गुण है ना वो भी जहर के समान लगते हैं, विस्तुल्य लगते हैं। ये भामा का कथन है। दंडी क्या कहते हैं कि दोष परिहार विवेचन औचित्य पर आधारित है। इन्होंने गुण शब्द के अर्थ में भी औचित्य का प्रयोग किया है। भट्ट लोलट का कथन है, इन्होंने महाकाव्य में निष्पत्ति के लिए औचित्य को महत्वपूर्ण माना है। भट्ट लोलट जी ने। रुद्रट का कथन है कि सर्वप्रथम औचित्य शब्द का सैद्धांतिक रूप से उल्लेख किसने किया है? तो ये रुद्रट ने किया है। राजशेखर ये गुण और दोष की स्थिति में औचित्य विवेक परक मानते हैं। ठीक है, जो राजशेखर है वो गुण और दोष की स्थिति में औचित्य को विवेक परक मानते हैं।
आनंदवर्धन सबसे स्पष्ट वर्णन किसने दिया है? तो क्षेमेंद्र से पूर्व आनंदवर्धन ने दिया है। ये इनको थोड़ा ध्यान रखना। कुंतक क्या कहते हैं? किसी वस्तु के स्वाभाविक सौंदर्य वर्णन को औचित्य कहा जाता है। ठीक है, किसी वस्तु के स्वाभाविक सौंदर्य वर्णन को ही औचित्य कहा जाता है, ये कुंतक ने कहा है। महिम भट्ट ने अपना ग्रंथ लिखा है व्यक्ति विवेक, और इसमें औचित्य के साथ साथ भगवान कृपा को भी औचित्य के लिए आवश्यक माना है ना। आगे क्षेमेंद्र अभिनव गुप्त के शिष्य थे। इनके द्वारा रचित औचित्य विचार चर्चा का एक उपजीव्य ग्रंथ ध्वन्यालोक रहा है ना। क्षेमेंद्र कौन थे? अभिनव गुप्त के शिष्य थे, और इनके द्वारा रचित जो औचित्य विचार चर्चा है उसका उपजीव्य ग्रंथ क्या है? तो ध्वन्यालोक है, जो कि ध्वन्यालोक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आनंदवर्धन के द्वारा लिखा गया है। आगे इन्होंने औचित्य को काव्य की आत्मा माना है ना, और इन्होंने कहा है कि औचित्य रस सिद्धस्य श्रम काव्यस्य जीवितम। ये किसने माना है? तो क्षेमेंद्र ने माना है। क्षेमेंद्र का याद रखना। क्षेमेंद्र ने औचित्य के 27 वेदों को माना है। और देखो यहाँ पर एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था काव्य शास्त्र में कि क्षेमेंद्र ने कितने गुणों को माना, कितने वेदों को माना है औचित्य के? तो उसमें 28 था, जो ऑप्शन थे उसमें 27 था ही नहीं, है ना। उसमें 27 था ही नहीं, 28 था, 28 को ही उन्होंने सही किया था। लेकिन आप याद रखना, ये क्षेमेंद्र ने औचित्य के 27 वेदों को माना है। इन्होंने कहा है कि रस आत्मा है और औचित्य क्या है? जीवन है। क्षेमेंद्र के परवर्ती आचार्य कौन है? तो मम्मट औचित्य से गुण और दोष की पहचान है। इनके परवर्ती आचार्य हैं, मतलब पहले, इनसे पहले जिन्होंने परिभाषा दी है। पंडित विश्वनाथ गुण दोष तक ही औचित्य को इन्होंने सीमित किया है, जबकि पंडित जगन्नाथ औचित्य को रस भंग का कारण मानते हैं। ठीक है, औचित्य को उन्होंने क्या माना है? रस भंग का कारण माना है। अभिनव गुप्त क्या कहते हैं? कि औचित्य को काव्य की आत्मा मानने और रस से अधिक महत्व देने का इन्होंने प्रबल समर्थन दिया है, अभिनव गुप्त ने। पाश्चात्य विद्वान क्या कहते हैं औचित्य को लेकर के? अरस्तु ने कहा है कि पोएटिक्स नामक ग्रंथ में, एक ग्रंथ लिखा था अरस्तु ने, पोएटिक्स, और इस ग्रंथ में इन्होंने औचित्य के 4 प्रकार बताए हैं: वर्ण, शब्द, अर्थ और वाक्य। इनको जरा याद रखना। जबकि लॉन्जाइनस क्या कहते हैं? ऑन द सबलाइम, इन्होंने ग्रंथ लिखा था ऑन द सबलाइम। इस ग्रंथ में इन्होंने 2 प्रकार के औचित्य बताए हैं। हॉरिसस क्या कहते हैं? इन्होंने ये 3 प्रकार के औचित्य का विवरण देते हैं। क्षेमेंद्र के यहाँ पर, क्षेमेंद्र रस का रसत्व, अलंकार का अलंकारत्व औचित्य के कारण ही है। इन्होंने 27 प्रकार जो दिए हैं, भेद माने हैं, ये यहाँ पर आपको दे रखे हैं। इनको आपको खुद से पढ़ लेना वो पड़ेगा। ठीक है, एक बार इसको पढ़ लेना। 27 तो है ना ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए इनको आप एक बार पढ़ लेना। ठीक है, काव्य दोष के भेद। काव्य दोष के भेद क्या है? भरत मुनि, सबसे पहले भरत मुनि देते हैं। इन्होंने काव्य दोष के 10 भेद बताए हैं। ठीक है, 10 ही गुण माने हैं भरत मुनि ने, और 10 ही क्या मान लिए? दोष मान लिए, कहीं दोष उससे नाराज ना हो जाए। भामा क्या है? इन्होंने इसके 2 भेद बताए हैं, है ना। काव्य दोष के भेद कितने बताए हैं? भामा ने 2 बताए हैं। पहला तो वाणी दोष और दूसरा अन्य दोष, वह इन दोनों के उपवेदों को मिलाकर 11 भेद बनते हैं। वामन, इन्होंने भी 2 वेद बताए हैं: शब्दगत काव्य दोष और अर्थगत काव्य दोष। शब्दगत काव्य दोष के अंतर्गत 3 उपवेद आते हैं: पदगत, पदार्थगत और वाक्यगत। तथा अर्थगत दोष के अंतर्गत 2 उपवेद आते हैं: पदार्थगत और वाक्यार्थगत। मम्मट ने काव्य प्रकाश में 3 काव्य दोष स्वीकारे हैं। ठीक है, मम्मट ने काव्य प्रकाश जो अपना ग्रंथ लिखा है उसमें 3 काव्य दोष स्वीकारे हैं: शब्दगत में 37 उपवेद, अर्थगत में 23 और रसगत में 10 उपवेद। इस प्रकार कुल मिलाकर इन्होंने 70 दोष बताए हैं। मम्मट का याद रख लेना, इन्होंने 70 काव्य दोष बताए हैं। आनंदवर्धन क्या कहते हैं? इन्होंने दोष के स्थान पर अनौचित्य शब्द का प्रयोग किया है। केशव दास ने कवि प्रिया जो ग्रंथ लिखा है उसमें 22 दोष बताए हैं। चिंतामणि, इन्होंने भी 3 दोष बताए हैं: शब्दगत, अर्थगत और रसगत। अब आगे कुछ दोषों को हम देखते हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला है श्रुति कटुत्व दोष। श्रुति का अर्थ होता है सुनना। ठीक है, सुनने में कड़वा लगने वाले शब्दों का जहां पर प्रयोग होता है उसे कहते हैं श्रुति कटुत्व दोष। ये श्रृंगार और करुण रस में ही हो सकता है। अगला है च्युत संस्कृति काव्य दोष। काव्य में व्याकरण विरुद्ध, है ना, यानी कि जैसे च्युत संस्कृति का अर्थ है संस्कृत को छोड़कर, है ना, संस्कृत के विरुद्ध अगर तुम कोई काम कर रहे हो, संस्कृति के विरुद्ध, है ना, जैसे कि हमारा
मान लीजिए देश में हमारी संस्कृति में नहीं होता है, नहीं है, मान लीजिए नंगे घूमना या मतलब पाश्चात्य कपड़े पहनना, लेकिन हम वो काम करते हैं ना, मैं नहीं करती भाई, लोग बाग आजकल कर रहे हैं, है ना? तो च्युत संस्कृति काव्य दोष वही होता है अपने संस्कृति के विरुद्ध, या फिर काव्य में इसका अर्थ क्या है, व्याकरण विरुद्ध पद का प्रयोग करना। जैसे मर्म वचन सीता तब बोला, मर्म वचन सीता तब बोला, ये संस्कृति यानी कि व्याकरण इससे संबंधित ये जो कथन है वो सही नहीं है, क्योंकि सीता बोला नहीं है, सीता लड़की है, बोली है। अप्रतीत अर्थ तत्व दोष क्या होता है, अप्रचलित शास्त्र विशेष के पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग करना। अप्रतीत अर्थ तत्व दोष, ठीक है, जो शब्द हमारे शास्त्रों में क्या नहीं है, अप्रचलित है, जो चल ही नहीं रहे हैं, उन शब्दों का प्रयोग करना। क्लिष्ट तत्व दोष क्या होता है, जहाँ शब्द का अर्थ बड़ी ही कठिनता से ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है, बड़ी कठिनता से हमें किसी शब्द का अर्थ पता चले, वहां पर क्लिष्ट तत्व दोष होता है ना, जो सुनने में भी थोड़ा अटपटा सा लगता है। अश्लील तत्व दोष क्या होता है, जो जहां पर लज्जा व्यंजक, घृणास्पद और अमंगल सूचक शब्दों का प्रयोग जहां पर किया गया हो, ठीक है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हम एक दूसरे के सामने बोल भी नहीं सकते हैं, है ना, तो वो शब्द क्या होते हैं, अश्लील तत्व दोष में आते हैं। अप्रयुक्त तत्व दोष क्या होते हैं, अप्रचलित शब्दों का प्रयोग करना, जो कि हमें नहीं करने चाहिए, जो अप्रचलित नहीं है, जो प्रचलित ही नहीं है। असमर्थत्व दोष, जहां अविष्ट अर्थ की प्रतीति ना हो। निहितार्थ तत्व दोष, दो अर्थों वाले शब्दों का व अप्रसिद्ध अर्थ का प्रयोग करना। अनुचित अनुचित तत्व दोष क्या होता है, अविष्ट अर्थ का तिरस्कार करना, है ना, अविष्ट अर्थ का क्या करना, तिरस्कार करना। और निरर्थक तत्व क्या होते हैं दोष, छंद पूर्ति हेतु अनावश्यक पद का प्रयोग कर लेना, है ना, कुछ निरर्थक शब्दों का प्रयोग कर लेना, ऐसे पदों का जो निरर्थक होते हैं, जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता है, लेकिन छंद पूर्ति के लिए उनको लेना पड़ता है। ग्राम्यत्व दोष क्या होते हैं, काव्य में अगर ग्रामीण, गवारू और लोक व्यवहार में प्रचलित जो शब्द हैं उनका प्रयोग करना। जैसे मूड पर मुकुट धरे सोहत रहो गोपाल, मूड पर, मूड यानी कि सिर पर, ठीक है, तो मूड बोला जाता है कहाँ पर, वैसे तो सिर को मूड बोलते हैं कहाँ पर, गांव में, लेकिन लेकिन जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं ना, अरे मेरा मूड ऑफ है ना, तो वो थोड़ा सा मतलब अच्छे वे में भी बोलते हैं उसी चीज को, तो उनकी तो वो अच्छी लगती है ना। इतना दोगलापन है ना हमारे देश में। आगे वाक्य दोष, वाक्य दोष में क्या है, वाक्य दोष में कौन से होते हैं, अक्रमत्व दोष, पदों का क्रम से प्रयोग ना होना, ये क्रम से अगर नहीं लगाया गया हो, जैसे व्याकरण में पहले वही कर्ता आना चाहिए, फिर क्रिया आना चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट यानी कि अ, कर्म आना चाहिए, ठीक है, तो पदों का क्रम से प्रयोग अगर नहीं करते हैं, क्रम से नहीं लगाते, तो वो होता है अकर्मत्व दोष। न्यून पद दोष में क्या होता है, अविष्ट अर्थ के वाचक शब्द का प्रयोग ना होना या अलग से शब्द जोड़ने पर समझ में आना, ये होता है न्यून पद दोष, है ना। न्यून का अर्थ होता है कम, बहुत कम, ठीक है, छोटा, यानी कि अविष्ट अर्थ के वाचक शब्द का प्रयोग ना होना, मतलब उस शब्द का प्रयोग ही नहीं किया जिससे हमें अर्थ समझ में आ जाए। अधिक पदत्व दोष में होता है आवश्यकता से अधिक शब्दों का प्रयोग कर लेना, है ना, जैसे जगत और संसार दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, दोनों को एक शब्द में रख दो, एक वाक्य में रख दो, तो वहां पर अधिक पदत्व दोष बन जाता है। कथित पद दोष क्या होते हैं, एक बार कहे गए शब्द का अनावश्यक दोबारा प्रयोग करना। भग्न प्रक्रम दोष क्या होते हैं, प्रस्ताव के योग्य शब्द का प्रयोग न होना। प्रसिद्ध हत दोष क्या होते हैं, काव्य में प्रसिद्ध मत परंपरा के विरुद्ध कथन प्रसिद्ध हत दोष कहलाता है। काव्य में प्रसिद्ध मत परंपरा, पानी पिला दो पानी। काव्य में प्रसिद्ध मत परंपरा के विरुद्ध कथन प्रसिद्ध हत दोष कहलाता है। आगे है परत्कर्ष दोष, किसी वस्तु का बढ़ा करके वर्णन करना, यानी अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करना, बढ़ा चढ़ा करके किसी बात को कहना और फिर उसकी न्यूनता को सूचित करना, है ना। पहले तो उसका तुम बढ़ा चढ़ा करके वर्णन करो, फिर कह रहे अरे कुछ नहीं है ये तो, है ना, ये होता है परत्कर्ष दोष। हतव्रत दोष क्या होता है, जिसमें छंद दोष युक्त हो। पुनरुक्त दोष होता है एक शब्द का पुनः कथन, है ना, और पुनरुक्त है ना, दोबारा प्रयोग करना। दुष्क्रमत्व दोष क्या होता है, काव्य में लोक या शास्त्र विरुद्ध क्रम से कथन होना ही दुष्क्रमत्व होता है। तो अगला है हमारे यहाँ पर काव्य हेतु, यानी कि काव्य के कारण। तो कारण को देख लेते हैं, काव्य क्यों किए जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर काव्य हेतु को लेकर संस्कृत आचार्यों के मत देखते हैं। भामा क्या कहते हैं, प्रतिभा नामक काव्य हेतु मानते हैं, ठीक है, काव्य हेतु को लेकर के संस्कृत आचार्य क्या कहते हैं, तो भामा ने प्रतिभा नामक काव्य हेतु माना है। दंडी ने प्रतिभा शास्त्र ज्ञान यानी कि व्युत्पत्ति और अभ्यास,
ठीक है, ये 3 प्रकार को काव्य हेतु माना है। रुद्रट ने इन्होंने 3 काव्य हेतु माने हैं। रुद्रट ने भी शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास को माना है। ठीक है, वामन इन्होंने भी 3 माने हैं। लोक का अर्थ जनता, विद्या और प्रकीर्णन यानी कि लक्षणता। राजशेखर क्या कहते हैं, समाधि एवं अभ्यास से उत्पन्न शक्ति हेतु का एकमात्र कारण ये मानते हैं। ठीक है, इन्होंने केवल शक्ति को माना है। मम्मट ने काव्य के लिए शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों को जरूरी मानते हैं। वाग्भट प्रतिभा काव्य का कारण है। ठीक है, वाग्भट ने कहा है कि प्रतिभा क्या है, काव्य का कारण है। व्युत्पत्ति इसका विभूषण है ना, और अभ्यास इसके सर्जन को बढ़ाता है। हेमचंद्र, ये प्रतिभा काव्य का हेतु है, ऐसा कहा है हेमचंद्र ने। और व्युत्पत्ति और अभ्यास प्रतिभा हेतु के क्या है, संस्कार हैं। जबकि आगे जयदेव क्या कहते हैं, श्रुत यानी कि व्युत्पत्ति व अभ्यास सहित प्रतिभा ही काव्य के हेतु हैं। जगन्नाथ ने कहा है कि काव्य लिखने का कारण केवल एकमात्र हेतु प्रतिभा होती है। ठीक है, काव्य लिखने का कारण केवल एकमात्र हेतु क्या है, तो केवल प्रतिभा को माना है जगन्नाथ ने। काव्य हेतु के प्रकार अगर हम बात करें, सर्वमान्य में 3 आते हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। प्रतिभा के बारे में क्या क्या है, मम्मट कहते हैं इन्होंने प्रतिभा के लिए शक्ति शब्द का प्रयोग किया है। राजशेखर ने काव्य के 2 रूप बताए हैं। कार्यत्री प्रतिभा, जो प्रतिभा कवि की मदद करे वह कार्यत्री है। भावयत्री प्रतिभा, जो सहृदय भाव से उत्पन्न प्रतिभा हो। ठीक है, जो सहृदय यानी कि हमारे भावों से निकली हो, वह भावयत्री है। जबकि व्युत्पत्ति का अर्थ क्या बताते हैं, प्रगाढ़ पांडित्य, बहुरूप, जन्म, ज्ञान और आदि देते हैं। ठीक है, इन्होंने प्रतिभा शब्द के काव्य हेतु के 2 रूप बताए हैं राजशेखर ने, याद रखना। व्युत्पत्ति का अर्थ है यहाँ पर, इसका अर्थ क्या है, प्रगाढ़ पांडित्य, बहुरूप, जन्म, ज्ञान और आदि। ये हमारा अलग से है व्युत्पत्ति। ठीक है, अभी हम प्रतिभा को पढ़ रहे थे ना ऊपर। आगे है विद्वानों के मत। भामा क्या कहते हैं, कला, छंद, व्याकरण, लोक स्थिति तथा पदार्थों के ज्ञान से प्राप्त विवेक को व्युत्पत्ति कहते हैं। भामा। राजशेखर उचित अनुचित का विवेक ही व्युत्पत्ति है। और अभ्यास काव्य हेतु निरंतर प्रयास करना। ठीक है, अभ्यास काव्य हेतु क्या है, निरंतर प्रयास करना। राजशेखर क्या अभ्यास की परिभाषा क्या कहते हैं, निरंतर प्रयास करने को ही अभ्यास कहते हैं। अभ्यास को प्रतिभा का पोषक माना गया है। हमारे अंदर कोई प्रतिभा है लेकिन हम उसे छुपा करके रखें, है ना, जो छुपा करके रखें तो उसको किसको पता चलेगा। लेकिन हम निरंतर प्रयास करेंगे तो हमारी प्रतिभा और निखरती जाएगी, है ना। तो ये प्रतिभा का क्या होता है, पोषक होता है। प्रतिभा को अनिवार्य मानने वाले कौन है, तो भामा, वामन, आनंदवर्धन, रुद्रट, मम्मट और जयदेव। प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास ये तीनों को अनिवार्य मानने वाले हैं आनंदवर्धन, मम्मट, दंडी, रुद्रट और जयदेव। ठीक है, इनको जरा याद रखना अच्छे से। प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, इन तीनों को काव्य हेतु किसने माना है, तो ये नाम यहाँ पर आपको दिए गए हैं। दंडी क्या कहते हैं, प्रतिभा के ना होने पर भी काव्य का सर्जन हो सकता है, ये दंडी का कथन है। काव्य के लक्षण, काव्य के लक्षण में क्या होता है, काव्य ज्ञान व आनंद दोनों प्रदान करता है। काव्य ज्ञान व आनंद दोनों प्रदान करता है, ये काव्य के लक्षण हैं। हिंदी लेखकों ने काव्य के लक्षण 2 आधार पर बताए हैं, शब्द अर्थ के आधार पर और शब्द रस व ध्वनि के आधार पर काव्य। इसमें इसको लेकर के संस्कृत आचार्यों के कुछ मत यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, और 3 स्टार लगा लीजिए, है ना, यहाँ से हमेशा ही प्रश्न बनते हैं। भामा ने ये परिभाषा दी है, शब्दार्थ सहितम काव्यम, शब्द और अर्थ साथ हो वही काव्य होगा, ये भामा का कथन है। रुद्रट ने कहा है कि नन्नु शब्दार्थो काव्यम, जिस शब्द का अर्थ रहे उसे काव्य कहेंगे। अग्नि पुराण में लिखा हुआ है संक्षेपात वाक्यम इष्टार्थ व्यवच्छना पदावली काव्यम, है ना, वह सरल वाक्य जो चाहने वाला अर्थ प्रदान करे, ये इसका अर्थ है अग्नि पुराण में। वामन क्या कहते हैं, काव्यम शब्दोयम गुण अलंकार संस्कृतयो शब्दार्थयो वर्तते, ये वामन ने परिभाषा दी है ना। आगे वामन क्या कहते हैं, दूसरी इनकी परिभाषा क्या मिलती है, सदोष गुना अलंकार हसादानाभ्याम, जिसमें दोष हो, गुणहीन हो, वह काव्य नहीं है। आगे कुंतक क्या कहते हैं, शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी। ठीक है, शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी। मम्मट क्या कथन है कि तद दोषौ शब्दार्थौ सगुना अलंकृत पुनः क्वापी, दोष रहित, गुण सहित और अलंकार युक्त, इसका अर्थ है। वाग्भट्ट ने क्या कहा है, गुना अलंकार रीति रस सहितो दोष रहित शब्दार्थो काव्यम। ठीक है, ये सभी परिभाषा जो यहाँ पे आप पढ़ रहे हो ना, ये बार बार आपको परीक्षाओं में देखने को मिलती हैं।
और दूसरी परिभाषा ही क्या देते हैं, साधु शब्दार्थ संदर्भ गुना अलंकार भूषितम स्फुट रीति रसायते काव्य पूर्वीत कीर्तये। अगला है आनंद वर्धन की परिभाषा यहाँ मिलती है, काव्य से आत्मा ध्वनि। इन्होंने क्या माना है, काव्य की आत्मा ध्वनि को माना है। शब्दार्थ शरीरम ताव काव्यम, ये भी इन्होंने कहा है। राजशेखर की परिभाषा मिलती है, गुणव अलंकृत च वाक्य मेव काव्यम। विद्याधर, विद्याधर का कथन हमें मिलता है, शब्दार्थो वपुरस्य, शब्दार्थो वपुरस्य शब्दार्थ वपु स्थावत काव्या। ठीक है। हेमचंद्र कहते हैं अदोसौ, ठीक है, एक मम्मट की परिभाषा में तद दोसौ से शुरू होता है और ये अदोसौ से, अदोसौ सगनव स अलंकार च शब्दार्थो काव्यम। विद्यानाथ का कहना है, विद्याधर अलग है, विद्यानाथ अलग है, छेड़ मत कर। विद्यानाथ का कथन है, गुना अलंकार सहित शब्दार्थ दोष वर्जित काव्यम। ठीक है। गुना अलंकार सहित शब्दार्थ दोष वर्जित काव्यम। आगे है शब्द के साथ रस एवं ध्वनि के आधार पर। तो शब्द के साथ यानी कि रस और ध्वनि के आधार पर क्या है, दंडी, दंडी क्या परिभाषा देते हैं, शरीरम ताप दृष्टार्थ विवेक्षणा पदावली। जबकि जयदेव क्या कहते हैं, निर्दोषम लक्षणवती शरीर विरगुण भूषणा स अलंकार रसानिक। ठीक है, ये जयदेव ने कहा है। जगन्नाथ की परिभाषा मिलती है हमें, रमणीयार्थ प्रतिपादक है शब्द काव्यम। ठीक है, ये जरूर याद रख लेना, ये सारी जो परिभाषा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप कोई भी परीक्षा आप देखोगे पीवाईक्यू, तो ये आपको जरूर मिलेंगी, अलग अलग सभी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। विश्वनाथ ने क्या दिया है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, बहुत ही अच्छी परिभाषा है। भोजराज क्या कहते हैं, निर्दोष गुणव अलंकारे काव्य अलंकारे रस कीर्तम रसन्विता कवि कुर्वने कीर्ति प्रीति च विंदति। ठीक है, ये भोजराज की परिभाषा है। आगे देखते हैं हिंदी कवियों के मत में क्या है। केशवदास का कथन है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी स्वर्ण सरस सुव्रत भूषण बिनूना विराजई कविता वनिता मित। और ये जानते हो, ये पंक्ति इनकी बहुत पूछी गई है, बहुत बार पूछी गई है। श्रीपति का कथन है, शब्द अर्थ बिन दोष गुण अलंकार रसवान ताको काव्य बरखानिये श्रीपति परम सुजान। ठीक है, ये श्रीपति ने परिभाषा दी है। अगला है हमारा यहाँ पर चिंतामणि का नाम आता है, सगुना अलंकारण सहित दोष रहित जो होई शब्द अर्थ ताको कवित कहत विबोध सब कोई। ये परिभाषा आपने जरूर पढ़ी होंगी, मैंने सारी पंक्तियां आपको पढ़ाई हैं। कुलपति मिश्र, कुलपति मिश्र की क्या है, जगते अद्भुत सुख सदन शब्दव अर्थ कवित यह लक्षण मैंने कियो समझी ग्रंथ बहुचित्त। सूरती मिश्र की परिभाषा मिलती है, वर्णन मन रंजन जहां रीति अलौकिक निपुण कर्म कवि जो जूती ही काव्य कहत सब कोई। वर्णन मन रंजन जहां रीति अलौकिक निपुण कर्म कवि जो जुति ही काव्य कहत सब कोई। कोई कोई परिभाषा इतनी अच्छी होती है ना, बोलने में बड़ा अच्छा लगता है। ये सूरती मिश्र की है। आगे है देव कवि। देव कवि क्या कहते हैं, शब्द सुमति मुक्ते कहे। ठीक है, शब्द सुमति मुक्ते कहे लय पद वचन निहर्त छंद भाव भूषण सरस सो कही काव्य समय। ये देव कवि ने परिभाषा दी है। भिखारी दास के जाने पदारथ भूषण मूल रसांग परागे मेमति झांकी। ठीक है, ये भिखारी दास की मिलती है। आगे नाम आता है यहाँ पर प्रताप शाही का, तो व्यंग्य जीव काही कवित को हृदय धुनि पहचानी शब्द अर्थ कही देहे पुनि भूषण जानी। ये प्रताप शाही की है। महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, शिक्षित कवि की उक्तियों में चमत्कार का होना परम आवश्यक है। यदि कविता में चमत्कार विलक्षणता नहीं है तो आनंद भी नहीं है ना। सादगी असलियत जोश के समन्वय को काव्य कहते हैं। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम ही कविता। तीन तीन परिभाषाएं जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की मिलती हैं, इनको आपको अच्छे से याद रख लेना है। आगे यहाँ नाम आता है रामचंद्र शुक्ल जी का। ये कहते हैं कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी को ही काव्य कहा जाता है। आगे है नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी का कथन क्या है, नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं, काव्य तो प्रकृत अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सारे ऐसा सौंदर्य चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः अनुरूप भाव उच्छ्वास और सौंदर्य संवेदना उत्पन्न करता है। इसी सौंदर्य संवेदन को भारतीय पारिभाषिक अनेक शब्दावली में रस कहा गया है। ये किसका कथन है, तो ये नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा है। सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। बहुत बार ये सुमित्रा नंदन की पंक्ति भी पूछी जाती है। जयशंकर प्रसाद ने काव्य की क्या परिभाषा दी है, काव्य आत्मा की अनुभूति है
जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प और विज्ञान से नहीं हो सकता है। ठीक है, ये किसने कहा है? जयशंकर प्रसाद ने कहा है। अगला ये नाम आता है यहाँ पर प्रेमचंद का। तो ये कहते हैं काव्य जीवन की आलोचना है। महादेवी वर्मा ने कहा है कि कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण उतना ठीक है कि उससे वैसी ही भावनाएं किसी हृदय में आविर्भूत होती हैं। आगे हैं पाश्चात्य विद्वानों को हम देखते हैं। पाश्चात्य विद्वानों में भी कुछ परिभाषाएं मिलती हैं। हडसन कहते हैं कि कविता जीवन की व्याख्या है। ठीक है, कविता को जीवन की व्याख्या कौन बताते हैं? तो हडसन कहते हैं। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि काव्य प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्वेग है, काव्य प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, ये वर्ड्सवर्थ ने कहा है। पीवी शैली का कथन है कि सौंदर्य की लयात्मक सृष्टि क्या है? कविता है। ठीक है, सौंदर्य की लयात्मक सृष्टि को कविता पीवी शैली ने कहा है। कॉलरिज क्या कहते हैं? सर्वोत्तम सर्वों शब्दों का सर्वोत्तम क्रम कविता है, ये कॉलरिज का कथन है। विल्सन कहते हैं भावनाओं से रंजित बुद्धि काव्य है। ठीक है, भावनाओं से रंजित जो बुद्धि है वो काव्य है, ये विल्सन का कथन है। कार्नाबुल क्या कहते हैं? काव्य सुस्पष्ट संगीत है, ये कार्नाबुल का कथन है। गुलाब राय कहते हैं आत्म विस्तार में ही आत्मा की पूर्णता है। ठीक है, आत्म विस्तार में ही क्या है? आत्मा की पूर्णता है। अब यहाँ पर हमारा आगे क्या है भाई? एक मिनट, ये काव्य शक्ति है, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। और अगर आपको अच्छी लगी है तो जरूर अच्छे से पहले तो आपको पढ़ लेना है, कमेंट कर देना और लाइक सब्सक्राइब।